Once again, a very warm welcome to you all. And again, we can see Dr. Ralu is with us. So I really want to say thanks to the sir. इतने efforts लेने के लिए और हमारे viewers के लिए आने के लिए सर. मैं हमारी महिलाओं को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और वो इन्फॉर्मेशन इस रूप में है कि बहुत बार डोमेस्टिक वायलेंस होता है बट समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए. अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप कंप्लेन कैसे कर सकते हो आपकी, या आप कोर्ट का दरवाज़ा कैसे खटखटा सकते हो, आप कैसे उसमें आगे लीगल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो. तो देखिए उसमें 3 तरीके हैं. जो पहला तरीका है उसमें आप डायरेक्टली आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए. अगर आपके साथ फिज़िकल वायलेंस हुआ है तो, अगर आपके साथ मारपीट हुई है, आपको बहुत चोट लगी है, तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाइए. पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपकी कंप्लेन रजिस्टर होंगी. नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका एक है, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी ज़िलों में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रहते हैं. उन प्रोटेक्शन ऑफिसर की डिटेल आप आपके सिटी के वेबसाइट पे, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको वहाँ उनकी डिटेल, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे. एक तीसरा भी तरीका है, वो ये है कि आप डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं. मतलब जिसको हम एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ये सेक्शन 12 में आता है. तो ये 3 तरीके से आप लीगल प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का. अब मैं एक और चीज़ बताऊंगी, आप कभी भी केस फाइल करें तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ये 2 चीज़ें कौन सी हैं कि आप स्पेसिफिक पर्सन का नाम बताइए कि किस पर्सन ने आपके साथ वायलेंस किया है. वो हस्बैंड हैं, हस्बैंड की मदर हैं, या हस्बैंड के फादर हैं, या उनके कोई और रिलेटिव हैं. आप इस केस में पूरे परिवार को या पूरे फैमिली को इन्वॉल्व ना करें तो ज़्यादा आसानी होंगी. आपको कम टाइम में जस्टिस मिलेगा, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी. और जब भी आप केस फाइल करवाते हैं या जब भी आप कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो आप क्लियरली मेंशन कीजिए कि कौन सा इंसिडेंस हुआ है, कौन से दिन पर हुआ है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे. ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस पर्सन के अगेंस्ट आप फाइल करना चाहते हैं और कौन से इंसिडेंट्स को लेके फाइल करना चाहते हैं, कौन से सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे. एक और चीज़ है, अगर आपके साथ वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, आपको चोट लगी है और आप हॉस्पिटल जाते हैं. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं इंजरी होने के बाद, स्पेशली वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी क्राइम से रिलेटेड हो, तो हमारे हॉस्पिटल्स में एक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनता है. मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ये होता है, वो एक तरह की रिपोर्ट होती है. उस रिपोर्ट में आपको कितनी इंजरी हुई, कहाँ कहाँ हुई, उस इंजरी का नेचर क्या था, किस चीज़ से मारा गया या किससे हिट किया गया, वो सब मेंशन होता है. सो बेसिकली मेडिको लीगल सर्टिफिकेट का ये इम्पोर्टेंस होता है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं और हम ये बताते हैं कि हमारे साथ वायलेंस हुआ है और हमें इस चीज़ से मारा गया था, चाहे वो डंडे से हो या फिर रस्सी से गला दबाने की कोशिश हो या फिर पॉइजन देने की कोशिश हो, तो उस सर्टिफिकेट में क्लियरली आ जाता है. एंड मेक श्योर कि वो सर्टिफिकेट स्टैम्प्ड हो, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का स्टैम्प है वो उस पर होना चाहिए. फिर एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्ट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करें तो आप एविडेंस के लिए, आजकल फ़ोन तो सभी के पास रहता है, फ़ोटोज़ ले लीजिए या फिर कॉल्स रिकॉर्ड कर लीजिए, या किसी तरह के SMS या चैट होंगे आपके पास, वो आप स्टोर करके रखिए, डिलीट मत कीजिए उसको. ये भी एक एविडेंस की तरह काम आता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं. उसके बाद जब आप केस फाइल करते हैं, कोर्ट से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, तब हम मेंटेनेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं कि हमको इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए. इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब है जब तक आपकी केस का फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक आपको एक अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट में आप आपका डेली लाइफ जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप फुलफ़िल करेंगे. अब कोर्ट ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये अमाउंट कितना होना चाहिए. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटेनेंस मिले और जल्दी मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो, तो आप आपके साथ या तो सैलरी स्लिप आपके हस्बैंड की, अगर वो कहीं जॉब करते हैं, अगर जॉब नहीं करते हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं, तो आप उनके बैंक के स्टेटमेंट या बैंक ट्रांजैक्शंस, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनका स्टेटमेंट, या फिर उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड है, खेत है या घर है, जो भी है, या कितनी गाड़ियाँ हैं, उसका एक वैलिड प्रूफ कोर्ट में लाके दीजिए, ताकि कोर्ट को भी डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ताकि वो इक्विवेलेंट लाइफस्टाइल उस
लेडी को और उनके बच्चे को दिला सकें एज अ मेंटेनेंस इंटरिम पीरियड के लिए। इंटरिम पीरियड के बाद जो भी डिसीजन होगा उस पर डिपेंड करता है आपको मेंटेनेंस देना है या एलिमनी देना है या आपका क्या डिसीजन है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी, केस तो फाइल हो गया, उसमें क्या चीज़ें डाली है वो भी हमने डालनी है वो भी हमने देख ली, प्रूफ में क्या देना है वो भी देख लिया। अब हमको कोर्ट किस तरह की मदद प्रोवाइड कर सकता है ये देखना है। एक तो कोर्ट हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होगा कि आप जहाँ कहीं काम करती हैं, जो महिला जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो जहाँ कहीं काम करती है उनके काम की जगह पे उस व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा, ताकि उनको मेंटल हैरेसमेंट या किसी और तरह की तकलीफ़ ना हो। और अगर आप अलग रहते हैं उनसे जिनके साथ जिन्होंने वायलेंस किया आपके साथ, तो आपके घर पे या आपके रेसिडेंस पे भी उनको आना अलाउड नहीं होगा। और उसमें हम देखते हैं अगर आपका बच्चा है आपके साथ तो उसमें कस्टोडियल ऑर्डर्स होते हैं कि ये डिसाइड होगा कि बच्चा फ़िलहाल किसके साथ रहेगा, एंड आफ्टर दैट फादर जो है या जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस किया है वो किस तरह मिल सकते हैं, वो कोर्ट का डिसीजन रहेगा। तो कोर्ट आपको प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा। सेम टाइम अगर जैसे मेंटेनेंस का बताया हमने, मेंटेनेंस भी ग्रांट करेगा जिसको हम मॉनेटरी रिलीफ भी बोलते हैं, या आपको हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंसेस चाहिए तो कोर्ट एज अ कॉम्पेंसेशन वो भी दिला के दे सकता है। तो हमने देखा कोर्ट प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, रेसिडेंशियल ऑर्डर्स भी दे सकते हैं कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या आपका उनके साथ रहना सेफ़ है, या अगर आप अलग रहते हो तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो उस पर्सन को देना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, मॉनेटरी रिलीफ, कॉम्पेंसेशन, कस्टोडियल ऑर्डर्स, ये इस सारे तरह की जो ऑर्डर्स है, जो सोल्यूशन है, जो उस वुमन को ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन में हेल्प करेगा, ये सब कोर्ट आपको ग्रांट कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं और सफ़र कर सकते हैं, आपने बोलना चाहिए, तो प्लीज़ आगे आइए। और ये सारी चीज़ें बेसिक आपको बता दी गई जो आपको हेल्प करेगी कोर्ट जाने में और कोर्ट से रिलीफ लेने में। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। रेणुका, एक बात जो बार बार कई व्यूअर्स हमसे पूछते थे कि कौन से स्टेज पर कंप्लेंट की जाए, कब तक सहा जाए, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हर मैरिज में प्रॉब्लम्स होते हैं। आइडियल मैरिज सिर्फ हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर होता है, तो हस्बैंड वाइफ जो हैं या फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप और आपके स्पाउस, आई एम यूजिंग द वर्ड स्पाउस, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार हैं तो आपने भी एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट सिर्फ आपसे कहा जा रहा है और सामने वाला व्यक्ति कोई एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे मैरिज में कोई सेंस नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप मार खा रहे हैं, आपको इंजरी हो रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि फैमिली की इज्जत के लिए आप ये सब मार खाएं और चुप रहें, ये इर्रेशनल है। जान है तो जहान है। 365 दिन में से 300 दिन आप प्यार से रह रहे हैं और 4 दिन झगड़ा हो गया है, ये कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन 365 दिन में से 200 दिन आपको मारा जा रहा है, ये मामला सीरियस है। हर दूसरे दिन मारा जा रहा है, हर तीसरे दिन आपको इंजरी हो रही है, तो इस मैरिज में सेंस नहीं बचा है। आपको समझना है कि आपका एम क्या है, बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर ये आपका एम है और ये एम वहाँ रहकर फुलफ़िल नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आपने कंप्लेंट करना है। उस टाइम आपने झिझकना नहीं है। हाँ, कंप्लेंट करने से पहले आप अपने वेल विशर जो हैं, वो आपकी सहेली हो सकती है, भाई हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस हो सकते हैं, बिल्कुल मदद ले सकते हैं और उसके बाद आप स्टेप उठाइए। याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सुरक्षा, उसको आप समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।